सभी को नमस्कार। नवोदय विद्यालय समिति की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। यह मेरी ई सामग्री है। कक्षा 10 स्पर्श भाग 2 पाठ्य पुस्तक अहिंदी भाषा क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाई जाती है, जिसमें एक पाठ है पतझड़ में टूटी पत्तियां। तो मित्रों, आज हम इस पाठ पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम है रमेश नायक, पीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय मैसूरू, कर्नाटका। पतझड़ में टूटी पत्तियां। इस पाठ के लेखक है रविंद्र केलेकर। रविंद्र केलेकर 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में जन्म लिए। छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे। गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात केलेकर ने अपने जीवन, विविध पक्षों, मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किए हैं। उनकी अनुभवजन्य टिप्पणियों में अपने चिंतन और मौलिकता के साथ ही मानवीय सत्य तक पहुंचने की सहज चेष्टा रहती है। कोंकण और मराठी के शीर्षस्थ लेखक और पत्रकार रविंद्र केलेकर की कोंकणी में 25, मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में भी कुछेक पुस्तकें प्रकाशित है। केलेकर के काका कालेकर की अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुवाद भी किया है। गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित केलेकर की प्रमुख कृतियां है। कोंकणी में उन्होंने लिखा उजवाडाचे सूर, समीधा, संगावली, अथोंबे। मराठी में उन्होंने लिखा कोंकण्याचे राजकारण, जापान जमा दिलासा, और हिंदी में उन्होंने लिखा पतझड़ में टूटी पत्तियां। केलेकर की लेखनी में यह विशेषता है, कम शब्दों में अधिक शब्दों का अर्थ निकाल कर बड़े रोचक ढंग से पाठकों तक पहुंचाना। जैसे माना जाता है कि थोड़े बहुत कुछ कम शब्दों में कविता का जो गुण, जो भाव हमें स्पष्ट होता है, या कुछ शब्दों में कविता के अनेक भावों को व्यक्त किया जाता है। जब कविता में ऐसा होता है तो उसी को ही जब गद्य रूप में या किसी गद्य विधा में कम शब्दों में विस्तार ढंग से महत्व देने वाली बातों को लिखा जाए तो फिर पढ़ने वालों की क्या बात कहें। जैसे एक मुहावरा याद आता है, सार सार को गाई रहे, थोता दे उड़ाए। सरल लिखना, थोड़े शब्दों में लिखना ज्यादा कठिन काम है, तो यह काम केलेकर ने करके दिखाए हैं। आजकल हम पढ़ते हैं, जैसे बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं और बड़े चाव से उनको सुनते हैं। सूक्ति कथाएं, आगम कथाएं, जातक कथाएं, पंचतंत्र की कहानियां उसी लेखक के प्रमाण है, जो कम शब्दों में विस्तार ढंग से समझाए जाते हैं। यही काम कोंकणी में रविंद्र केलेकर ने किया है। इस पाठ को जब हम अध्ययन करेंगे तो हम लोगों को जरूर यह महसूस होगा और होना भी चाहिए। तो वे कहते हैं कि इस प्रसंग को पढ़ने के बाद
हमें यह समझ लेना चाहिए कि प्रसंग कोई पढ़ने और गुनने की नहीं, एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा देती है। तो यहाँ पर 2 प्रसंग लिए गए हैं, उन्हीं प्रसंगों पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पहला प्रसंग है गिन्नी का सोना। गिन्नी के सोने के माध्यम से यहाँ पर रविंद्र केलेकर ने आदर्शवादी लोगों की बखान की है। देखिए, जीवन में अपने लिए सुख साधना जुटाने वाले से नहीं, बल्कि उन लोगों से परिचित करवाते हैं जो इस संसार को सबके लिए जीने और रहने योग्य बनाए हुए हैं। तो जीने के लिए अधिकार और रहने के लिए अधिकार देने योग्य व्यक्ति वही रहेंगे जिन्हें हम समाज सुधारक या आदर्शवादी लोग कहते हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं। और दूसरा प्रसंग है झेन की देन। तो झेन की देन इस प्रसंग से केलेकर ने बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्ततमय दिन भर के कामों के बीच भी कुछ चैन भरे या सुकून के पल हासिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो लोग निरंतर काम करने वाले हैं और उन कामों से परेशान होकर जो मानसिक बीमारी फैलती है, उन मानसिक बीमार से व्यस्त लोगों की उदाहरण देकर किस प्रकार हम व्यस्त जीवन से थोड़ा सा सुकून पा सकते हैं, उस पर उन्होंने यहाँ पर चर्चा किया। गिन्नी का सोना। शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसलिए वह ज्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। औरतें अक्सर इसी सोने के गहने बनवा लेती है, फिर भी होता तो वह है गिन्नी का ही सोना। तो शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे ही होते हैं। चंद लोग उसमें व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं और चलाकर दिखाते हैं, तब हम लोग उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहकर उनका बखान करते हैं। तो शुद्ध सोना और गिन्नी के सोने में अंतर यह है, यह शुद्ध सोना ऑलवेज 24 कैरेट होता है और गिन्नी का सोना उसे कहेंगे जिसमें तांबा मिलाकर बनाते हैं, इसे कहते हैं 22 कैरेट। और गिन्नी के सोने का इतना महत्व दिया जाता है कि लोग उसी के गहने बनाकर, गहने मतलब आभूषण बनाकर पहन लेते हैं। खासकर औरतें अधिकतर गिन्नी के सोने का ही मतलब 22 कैरेट के सोने का ही आभूषण बनाते हैं, इसलिए कि यह सबसे ज्यादा मजबूत होता है और चमकदार होता है। इसी के कारण भले कीमती सोना है 24 कैरेट का शुद्ध सोना और औरतें गहने बनाती है 22 कैरेट का गिन्नी के सोने का, ठीक उसी प्रकार शुद्ध सोने को शुद्ध आदर्श से तुलना किया गया और गिन्नी के सोने को व्यवहारिकता के। समाज में शुद्ध आदर्श वाले लोगों का कीमत तो हमेशा रहेगा ही, और जिन्हें हम मजबूत सोना मानते हैं, चमकीला मानते हैं, जो लोग शुद्ध आदर्श में व्यवहारिकता अपनाते हैं, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं
प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट। तो प्रश्न पूछा जाता है कि प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट किसे कहते हैं? जो लोग शुद्ध आदर्श में व्यवहारिकता का मिलावट करके काम चला लेते हैं, उन लोगों को हम कहेंगे प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट। और इन्हीं लोगों का समाज में हमेशा बखान होता रहता है। बात न भूले कि बखान आदर्शों का नहीं होता, बल्कि व्यवहारिकता का। और जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है, तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट के जीवन में आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और उनकी व्यवहारिकता सूझबूझ ही आगे लगती है। सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे आता है। चंद लोग कहते हैं गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, व्यवहारिकता को पहचानते थे, उनकी कीमत जानते थे, इसलिए वे विलक्षण आदर्श चला सके, वरना हवा में ही उड़ते रहे, देश उनके पीछे न जाता। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर आदर्शों का बखान नहीं होता है। जो लोग प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट होते हैं, उनके आदर्श पीछे हटने लगेगा, पीछा धीरे धीरे घट जाएगा, हट जाएगा, बस उनका व्यवहारिकता ही आगे आने लगती है। तो ऐसे लोगों को हम लोग प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहते हैं। तो कुछ लोग मानते हैं कि गांधी जी एक प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, मतलब गांधी जी आदर्श को छोड़कर व्यवहारिकता को अपनाते थे। हाँ, यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि गांधी जी व्यवहारिकता के बारे में बहुत कुछ जानते थे, उसकी कीमत भी जानते थे। क्योंकि देखिए, पहले उन्होंने कहा पाठ में, जो औरतें गहने बनवाती है वह गिन्नी के सोने की। तो यहाँ पर गिन्नी का सोना कौन सा हुआ? व्यवहारिकता। तो समाज में मांग किसकी थी? व्यवहारिकता की। तो उन्होंने व्यवहारिकता को अपनाया, पहचान लिया, लेकिन इस कीमत को जानते हुए भी उन्होंने कभी भी अपने आदर्श को नहीं छोड़ा। व्यवहारिकता को अपना कर वे आदर्श को चला सके हैं। इसीलिए विलक्षण, विलक्षण का मतलब होता है अद्भुत। व्यक्ति बने, नहीं तो वरना हवा में ही उड़ते रहना। हवा में उड़ते रहना इसका अर्थ है ऊपरी बातें करना, थोती बातें करना। मतलब जो लोग थोती बातें कहकर, ऊपरी बातें कहकर अपना काम चला लेते हैं, तो ऐसे हो जाते, लेकिन नहीं हुए। क्योंकि आज गांधी जी को आज भी देश में मान्यता है और उनको आदर किया जाता है। आज भी उनका स्मरण किया जाता है, क्योंकि उनके आदर्शों को आज भी समाज में अपनाते हैं। इसलिए देश उनके पीछे गया और स्वतंत्रता के लिए उन्होंने काफी मेहनत की और आजादी पाने में उनका प्रमुख भूमिका रही। पर गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर नहीं उतारे, बल्कि उन्होंने व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाने के लिए कोशिश की। तो सोने में तांबा नहीं, बल्कि तांबे में सोना मिलाकर, इसका अर्थ यह है आदर्शों में व्यवहारिकता नहीं, व्यवहारिकता में आदर्शों को उन्होंने कभी नहीं पीछे हटने दिया। वे जानते थे कि लोग व्यवहारिकता को महत्व देते हैं और उनका पीछा करते हैं, और उसी लिए उन्होंने व्यवहारिकता को अपनाया
और व्यवहारिकता में आदर्श को उन्होंने महत्व दिया। कभी उन्होंने अपने आदर्शों को नहीं। व्यवहारिकता के लोग हमेशा सजग रहते हैं। तो देखिए, सजग मतलब सावधानी, सावधानी। लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं। देखिए, व्यवहारवादी लोग हमेशा लाभ हानि का हिसाब लगाकर अपना कदम उठाते हैं, मतलब फैसला लेते हैं। वे जीवन में सफल होते हैं, अन्यों से आगे भी जाते हैं। क्या वे ऊपर चढ़ते हैं? खुद ऊपर चढ़े, अपने साथ दूसरों को भी ऊपर ले चले, यही महत्व की बात है। तो यहाँ पर व्यवहारवादी लोग स्वार्थी होते हैं, सावधानी से काम लेते हैं, मतलब किस काम में कहाँ तक लाभ और हानि यह सोचने वाले लोग होते हैं। वे हमेशा अपनी भलाई के बारे में सोचते हैं, पराये के बारे में बिल्कुल उनके मन में ऐसी अच्छी बात या भलाई बात या अन्यों को भी अपने साथ ले जाने की बात कभी नहीं आती। यदि ऐसे काम किए हैं तो वह हमेशा आदर्शवादी लोगों ने किया है। तो आदर्शवादी लोगों ने हमेशा समाज को अपने पास रखा और समाज में मूल्यों को हमेशा ऊपर ऊंचा किया और बढ़ाया। और आज जो कुछ भी आज समाज में जो कुछ मूल्य हम पाते हैं, जो कुछ शाश्वत मूल्य हम देखते हैं, ये सब हमें आदर्शवादी लोगों से मिला हुआ एक महत्वपूर्ण देन है। मतलब जो कुछ मूल्य है ये सब आदर्शवादी लोगों ने किए हैं। तो व्यवहारवादी लोगों ने हमेशा समाज को क्या किया है? गिराया है, मतलब बिगाड़ा है। तो हम दूसरा प्रसंग यहाँ पर चर्चा करेंगे, ज़ेन की देन। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक होती है? तो मानसिक, उन्होंने बताया मानसिक। 80% लोग मनोरोगण हैं। इसकी क्या वजह है? कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कहीं चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले में पड़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। तो मतलब यह है, देखिए, जापान में लेखक एक मित्र से मिला और पूछा कि यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियां अधिकतर है। तो उन्होंने झट से जवाब दिया कि वह मानसिक, मतलब जिसे हम लोग कहते हैं मनोरोगण, तो दिमाग की बीमारी। तो यहाँ पर 80% लोग, 80% लोग मनोरोगान्य है। इसकी क्या वजह है? लेखक ने पूछा। तो उनका मित्र ने बताया कि जापान के लोग के काम करने की जो रफ्तार, तेजी है, वह बहुत ही अधिक है। तो कई लोग यहाँ पर चलते नहीं बल्कि वे लोग दौड़ते हैं, मतलब एक एक पल को भी इतना महत्वपूर्ण देते और दिमाग के लिए कोई आराम ही नहीं देते हैं। तो यहाँ पर लोग एक दूसरे से बोलते नहीं, बकबकाते हैं, मतलब समय की कीमत रखकर बेकार की बातें किए बिना बस काम में लगे रहते हैं। तो ऐसे अकेले में जब पड़ जाएंगे वे, तो वे अपने आप में लगातार बड़बड़ाते हैं, कुछ अपने से ही बातें करते रहते हैं। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यह हुआ कि जापान के लोग अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करने के लिए निरंतर काम करने लगे और काम की धुन में वे अपने जीवन के बारे में भूलने लगे, जिससे निरंतर काम करते रहने से लोगों को मानसिक बीमारी फैल गई। तो यहाँ पर लेखक के मित्र ने समझाया, अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करने के लिए हम लोग
1 महीने का काम, 1 महीने का काम पूरे 1 दिन में करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा, पहले ही आदमी का जो दिमाग है उसकी रफ्तार हमेशा तेज रहती है। इसी तेजी में हम स्पीड का और तेजी का इंजन लगाने ये तो उसका रफ्तार 1000 गुना और बढ़ जाएगा। तो 1000 गुना काम में व्यस्त होने के कारण 1 महीने के कारण 1 दिन में करने की कोशिश करने के कारण दिमाग की रफ्तार एकदम अधिक हो गई। तो इस रफ्तार से लोगों में तनाव बढ़ गया, परेशानी में पड़ गए। तो तनाव बढ़ने से यहाँ पर जिस इंजन को, जो स्पीड चलने वाले इंजन को और भी स्पीड चलाएंगे तो वह टूट जाएगा। उसी प्रकार दिमाग को जितना रफ्तार देना चाहिए उतनी तेजी से और भी रफ्तार देने से तनाव बढ़ गया और इसी के कारण वहाँ के अधिकतर लोगों को मानसिक बीमारी फैल गई। तो यही कारण है यहाँ के लोगों को मानसिक बीमारी होने का। तो लेखक के मित्र एक दिन शाम को टी सेरेमनी के लिए ले गए। चाय पीने की यह एक विधि है। तो जापान में इसे चाय नो यूं कहते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न निकलता है, जापान में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं? तो उसको कहेंगे चाय नो यूं। वह एक 6 मंजिल की इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली तातामी चटाई जामीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। मतलब झोपड़ी, पर्णकुटी का मतलब है झोपड़ी। बाहर बेडब सा एक मिट्टी का बर्तन था, एक सुंदर नक्शादार मिट्टी का बर्तन था जिसमें पानी भरा हुआ था। अपने हाथ पांव इस पानी से धोए, मतलब साफ किए, तौलिए से पोंछे और अंदर गए। अंदर चाय जीन बैठा था। तो टी सेरेमनी में मित्र के साथ लेखक गए थे, जो एक 6 मंजिल के ऊपर पर बनी हुई एक सुंदर पर्णकुटी है। उसके बाहर एक सुंदर सा बर्तन मिट्टी का है जिससे पानी लेकर उन्होंने अपने हाथ पांव साफ किए। हाथ मुंह धोकर तौले से साफ करके हम खड़े थे। हमें वह देखकर खड़ा हुआ, कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। 200 आइए, तशरीफ लाइए। देखिए, जापान में प्रणाम करने की तरीका है 200। इसका मतलब है आइए, तशरीफ लाइए, कहकर हमारा स्वागत किया, निमंत्रण किया। बैठने की जगह हमें उन्होंने दिखाई और आंगीठी सुलगाई, चूल्हा लगाया, उस पर चायदानी रखी, चाय की बर्तन रखी। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया। तौलिए से उसे वह धीरे धीरे से साफ करने लगा। सभी क्रियाएं, सभी कार्य इतने गरिमापूर्ण, मतलब इतने अच्छे ढंग से, इतने शांत ढंग से, इतने गंभीरता से कर रहे थे कि उनकी हर भंगिमा, हर स्टाइल, हर ढंग से लगता था जय जयंती के सुर गूंज रहे हो। तो जय जयंती एक राग है, एक हिंदुस्तानी का राग है जो शांति के लिए और चैन के लिए
सुना जाता है। यहाँ मतलब वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। जब मित्र लेखक के साथ जापान में जगह जगह घूमा तो जहाँ देखो वहाँ शोर और आवाज निकलती थी। जिस टी सेरेमनी में गए वहां पर जाते ही बैठ गए। बैठने के बाद इतनी सुंदर वहां का राग उन्हें सुनाई दिया, गाना सुनाई दिया, जिससे वातावरण बिल्कुल शांत लग रहा था। और यहाँ तक शांति थी कि जो चायदानी रखकर उसने चाय के लिए पानी उकाल रहा था, उसकी खदबदाने की आवाज तक सुनाई दे रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार शांत ढंग से अंगीठी जलाकर चाय बना रहे हैं। इस चित्र में आप लोग देख सकते हैं जहाँ पर कोई शोर नहीं, आवाज नहीं, बिल्कुल शांत लगते हैं। काफी देर के बाद चाय जी ने चाय बनाकर प्याले में भरकर लाकर हमारे सामने रख दिया और वहां पर हम सिर्फ 3 लोग थे, मैं और मेरे 2 मित्र। इस विधि में शांति का मुख्य बात होती है, तो यहाँ पर 3 से अधिक लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता। चाय के प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। भले ही 2 घूंट चाय हो, लेकिन हम उन 2 घूंट के चाय को अपने होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद के चाय पीते रहे और वहां पर बैठकर शांत मन से आराम से उन संगीत की आवाज और उस चाय के स्वाद को हम लोग काफी देर तक लेते रहे। तब हम लोग करीब 1.5 घंटे तक 2 घूंट चाय को प्याले में रखी 2 घूंट चाय को हमने लगभग 1.5 घंटे तक चुस्कियां ली और यह सिलसिला चलता रहा। पहले 15 मिनट तो हम लोग उलझन में, दुविधा में पड़ गए। फिर धीरे धीरे दिमाग की रफ्तार, जब शांति की मुख्य बात थी, चुपचाप हम लोग स्वाद ले रहे थे चाय का, तो दिमाग की रफ्तार धीरे 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 से धीमी पड़ती जा रही थी। थोड़ी देर में बिल्कुल वह क्या हो गई, बंद हो गई। मुझे लगा, लेखक को ऐसा लगा मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूँ, जहां एक की सन्नाटा भी मुझे सुनाई नहीं देने लगा। तो लेखक को ऐसा लगा कि वह अनंत काल में जी रहा है। एक भी सन्नाटा मतलब एक भी शोर उसको सुनाई नहीं दे रहा था। इतनी शांति यहाँ पर थी, जिससे तनाव के कारण और रफ्तार जो काम की थी उनकी, वह धीरे धीरे मिट जाती है। कई समय के बाद, लगभग 1.5 घंटे के बाद, लेखक के मन में ऐसा महसूस हुआ कि दिमाग की रफ्तार कम होने लगी है और कुछ समय बाद तो लगा कि दिमाग बिल्कुल बंद हो गया है। लेखक को लगा जैसे वह कभी न खत्म होने वाले समय में जी रहा है। यहाँ तक कि लेखक का मन इतना शांत हो गया था कि बाहर की शांति भी शोर लग रही थी। तो इस 1.5 घंटे में उन्होंने उस तनाव को महसूस कर लिया और उन्हें यह लगा कि जो खत्म होने वाला समय में वह जी रहा है। जब काम कर रहा था तो उसको समय के बारे में पता ही नहीं था कि समय खत्म हो गया। अब उसको ऐसे लगने लगा कि अब समय खत्म होने वाला है, ऐसा महसूस होने लगा। तो बाहर की शांति भी उसको शोर लग रही थी।
तो हम लोग हमेशा एक न एक दुविधा में पड़े रहते हैं। हम गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में पड़े रहते हैं, भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। असल में दोनों काल मिथ्या है, एक चला गया है और दूसरा आया नहीं है। तो इनका कहने का मतलब यह है कि हम लोग हमेशा बीती हुई बातों पर या कुछ बुरी बातों पर सोचते रहते हैं, याद करते रहते हैं, उन्हीं की उलझन में रहते हैं, या तो हम भविष्य के बारे में रंगीन सपने देखते रहते हैं। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं एक काल है जो बीत गया है और दूसरा जो अभी तक नहीं आया। तो हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, ऐसा उन्होंने महसूस कर लिया। न भूत है न भविष्य है, बीती हुई बातें फिर से नहीं आएगी और देखने वाला सपना फिर से तुरंत नहीं आएगा, मतलब उसको हम पहले से ही तैयार नहीं कर सकते। तो इन दोनों काल में हम वर्तमान काल को क्या कर चुके हैं, भूल चुके हैं। तो उन्होंने यह महसूस कर लिया कि वर्तमान ही सच्चा है, अनंत काल है और वर्तमान क्षण को ही सामने रखकर हमें जीना चाहिए। तो जीना किसे कहते हैं, उस दिन महसूस हुआ, उस दिन उन्हें पता चला। तो जैन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो लोग दिमाग के तनाव को दूर करने के लिए इस विधि में आकर शांति पाते हैं, यह विधि जापानियों के लिए बहुत ही बड़ी देन है।